अध्यक्ष श्री माननीय सदस्यगण, युवा संसद के इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ। इस सत्र की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व युवा संसद के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करें। महासचिव महोदय। आप शपथ करते हैं अथवा प्रतिज्ञा करें। मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लेना पसंद करूंगा। Dhruv Patel have been elected from Porbandar, constituency of Gujarat, for youth parliament to say in the name of God that I will be at true faith and alliance to Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं? मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। मैं प्रियांशी मिस्त्री जो युवा संसद के लिए गुजरात के कच्छ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठावान पूर्वक निर्वहन करूंगी। गुजरात जामनगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। सुश्री अर्चना कोहली। आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं गुजराती भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। હું अर्चना कोकणी गुजरातना जामनगर मत विस्तारमांथी
યુવા સંસદમાં ચૂંટાઈ છું અને ભગવાનના નામે શપથ લઉં છું કે હું કાયદા દ્વારા સ્થાપિત ભારતના બંધારણમાં સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ. હું ભારતની સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાને એક બંધ રાખીશ અને કે હું જે પદ સંભાળીશ તે હું સ્વીકારીશ અને તેની ફરજો નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવીશ. माननीय सदस्यगण, हम सभी युवा संसद के मानसून सत्र के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे सूचित करते हुए बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, परंतु सूचित करना मेरा कर्तव्य है कि धानेरा के सांसद श्री गोप सिंह का निधन 25 जुलाई 2024 को हो गया। उनका जन्म 10 जनवरी 1960 को गुजरात के कुलाली गांव हुआ था। वे भारतीय राजनीति के एक उल्लेखनीय नेता और एक महान हस्ती थे। उन्होंने गुजरात की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। उनका निधन हमारे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्रीमान, मैं गोप सिंह जी के मृत्यु पर सवाल शोक व्यक्त किया तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे एक नौजवान और स्वतंत्र सेनानी परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिताजी ने बहुत नाम कमाया और इस परंपरा को उनके परिवार ने आगे बढ़ाया। वह अंतिम क्षणों तक हमारे प्रयास और स्वरूप नजर आते थे, इसलिए उनका निधन का शोक हमारे लिए दुखद है। वे अपने क्षेत्र और पार्टी के लोकप्रिय नेता के रूप में और जनता में उनकी गहरी छाप थी। ऐसे महान नेता को खोना हमारे लिए दुखद का विषय है। मैं उनके परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। महोदया, मैं आप और सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में समायोजित होना चाहूँगा। श्री कुप सिंह जी इस देश के महान नेता थे। दुर्भाग्यवश वो आज यहाँ मौजूद नहीं है, जिसका हम सभी को खेद है, परंतु इस संसार का नियम है, जो यहाँ पे जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो कुछ उसका यहाँ पे रह जाता है वो हैं उसके द्वारा किए गए कर्म। और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज जो कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है वो उन्हीं की देन है। और यही नहीं महोदय, गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को फैलाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे नेता को खोने के पश्चात आज पूरा देश शोक में है। परंतु महोदया, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे नेता के साथ काम करने का अवसर मिला और शब्दी में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं प्रयास करूँगा कि मैं उनके पद चिन्हों पर चल सकूँ। और आखिरी में महोदय, मैं शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं और अपने दल को समायोजित करना चाहूँगा। धन्यवाद महोदया। ओम शांति। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी महोदय। प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन को अपने नए साथियों का परिचय करती हूँ। श्रीमान आर्यन पटेल, सिंचाई मंत्री, मृदुल चौधरी, नागरिक आपूर्ति मंत्री, संस्कृति परिषद, शिक्षा मंत्री, अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री मुस्कान मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 101, क्या माननीय खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क सरकार के द्वारा युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना
मंत्री श्री वेदांत ध्रुव। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत पूरे देश में खेल संसाधनों का विकास किया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में खेल अकादमियों, स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया है एवं राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत नए एवं अच्छे उपकरण लाए गए हैं। और रही बात युवा प्रतिभाओं को पहचानने की, तो उसके लिए हमारी सरकार ने 2 योजनाएं बनाई हैं। पहली टैलेंट सर्च स्कीम और दूसरी खेलो इंडिया स्कॉलरशिप। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत चुने गए खिलाड़ियों को कोचिंग, पोषण और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा सके। धन्यवाद महोदय। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के तैयार करने के उद्देश्य से कौन कौन से विशेष कदम उठाए हैं और इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है महोदय? धन्यवाद। वेदांत ध्रुव। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के हेतु हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कहते हैं, जिसके तहत चुने गए खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण, विदेशों में अभ्यास सत्र, वित्तीय सहायता, पोषण, कोचिंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। धन्यवाद महोदय। 102 श्री प्रवेश कृष्ण। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 102। क्या माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आसान उपयोग के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया है? यदि हाँ, तो तथ्य संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है? और इस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए क्या सरकार ने स्मार्टफोन्स और उच्च नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं? यदि हाँ, तो तथ्य संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है? और महोदय, यह बताने की कृपा करें कि इस एप्लीकेशन की वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति क्या है? जवाब दीजिए महोदय। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री मानसी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि सरकार इस संदर्भ में विभिन्न उपाय कर रही है। क और ख पोषण ट्रैकर 22 अनुसूचित भाषाओं के साथ गारो खासी भाषाओं सहित कुल 24 भाषाओं में उपलब्ध है। ग से घ मिशन पोषण 2.0 ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन प्रदान किए हैं, जिन्हें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा खरीदा जाना है। 28 मार्च 2023 को जारी दिशा निर्देशों में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4G 5G समर्थन वाले उच्च गुणवत्ता वाले, मैं दोहराना चाहूंगी महोदया, 4G 5G समर्थन के उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन खरीदने की सलाह दी गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिवर्ष इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 2000 रुपये भी दिए जाते हैं। और महोदया, क्या यह बताने का प्रयास करेंगे कि किन लाभार्थियों को यह राशि दी जा रही है? लाभार्थियों की सूची पटल पर रख दी गई है, कृपया देख लीजिएगा। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उपयोग विभिन्न पोषण संकेतकों जैसे लाभार्थियों का पंजीकरण, टेक होम राशन, घर पके हुए भोजन की डिलीवरी और बच्चों की वृद्धि को अपडेट करने, साथ ही बच्चों के पोषण संकेतकों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। जून 2024 के महीने के लिए पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 10.26 करोड़ लाभार्थी, जिनमें गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या 1,12,20,991, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 8,91,73,482 और किशोर लड़कियों की संख्या 22,38,643 पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत की गई है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 103 सुश्री एकता सोलंकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 103, क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास पंजाब राज्य में मिट्टी पर रसायनों और उर्वरकों के प्रभाव के बारे में कोई डाटा है, और यदि हाँ, तो तत् संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इससे निपटने की योजना क्या है? क्या रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है
धन्यवाद महोदय। माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री यादव सावंत। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एवं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूंगी कि लुधियाना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए दीर्घकालीन उर्वरक प्रयोगों से पता चला है कि रासायनिक उर्वरकों ने मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखा है। हालांकि कुछ स्थितियों में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग एवं जैविक खादों के कम उपयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इस प्रकार का अध्ययन नहीं करता है। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित विवरण जारी किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता मिट्टी की गुणवत्ता और उगाई जाने वाली फसल के आधार पर करीब 30 से 50% के बीच भिन्न होती है एवं शेष नाइट्रोजन मुख्य रूप से नाइट्रेट निक्षालन के रूप में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्लीज कंक्लूड योर आंसर। प्लीज 2 मिनट मैडम स्पीकर। माननीय सदस्य, इस प्रकार ICAR ऐसी स्थिति से बचने के लिए कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों स्रोतों के संयुक्त उपयोग, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के विभाजन, आवेदन और नियुक्ति, धीमी गति से जारी एन उर्वरकों के उपयोग, नाइट्रीकरण अवरोधकों और नीम मिट्टी यूरिया आदि के उपयोग के माध्यम से मिट्टी परीक्षण आधारित एक संतुलित एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं की सिफारिश कर रहा है। सरकार ने जैविक खाद्यों के उत्पादन और विपणन में कई प्रकार की योजनाएं लागू की है, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। इन योजनाओं के तहत किसानों को जैविक खाद्यों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही साथ किसानों को जैविक इनपुट के उपयोग के विषय में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना भी इन योजनाओं का अभिन्न अंग है। धन्यवाद महोदय। मंत्री जी, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान जैविक खादों पर कोई सब्सिडी दी है, और यदि हाँ, तो दर संबंधी वर्षभर ब्यौरा क्या है? मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री यादव सावंत। माननीय सदस्य, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि किसानों को जैविक उत्पादनों और जैविक खाद्यों सहित विभिन्न जैविक इनपुट के लिए TKVY के तहत 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने गोवर्धन पहल के तहत जैविक उर्वरकों यानी संयंत्रों में उत्पादित विभिन्न उत्पादन के लिए 1500 रुपये प्रति MT की दर से बाजार विकास सहायता को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें हितधारक मंत्रालयों की विभिन्न बायोगैस सहायता और योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका कुल परिव्यय 1584.51 करोड़ रुपए है। इसमें अनुसंधान अंतर्निहित कोषीय आदि के लिए 360 करोड़ रुपयों का कोष भी शामिल है। PM प्रणाम पहल, इसका उद्देश्य उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, जिसके अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को भी पूरा बनाया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। संख्या 104 सुश्री हिमांशी रावत। संख्या 104। क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि तक देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का राज्य संघ राज्य क्षेत्र वाले ब्यौरा क्या है? उप न्यायालयों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पिछले 3 वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं देश के अन्य उच्च न्यायालयों में SC की पर्याप्त संख्या बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उप प्रयास में सरकार किस सीमा तक सफल रही है? माननीय मंत्री महोदय, मुझे इसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद। न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री यादव सिंह। मैं आपके माध्यम से सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल से भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का विवरण अन्वेषण 1 में है।
तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का विवरण एनेक्स 2 में है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 एवं 224 के तहत की जाती है, जिसमें किसी भी जाति एवं वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसीलिए महोदया, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से श्रेणीवार डेटा केंद्रीय रूप में नहीं रखा जाता। हालांकि 2018 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद के लिए अनुसूचित व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण देना आवश्यक है। इसीलिए 2018 से उस सीमा तक नियुक्त न्यायाधीशों का डेटा उपलब्ध है। 2018 से नियुक्त 661 न्यायाधीशों में से 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति, 78 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 499 सामान्य श्रेणी के हैं। सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं से संबंधित उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए, ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 105, क्या रेल मंत्री यह बताएं कृपा करेंगे कि क्या रेलवे ने नगर में से गुजरने वाले रेल ट्रैक के दोनों तरफ वृक्षारोपण की योजना बनाई है? यदि हाँ, तो उससे संबंधित विवरण देगा। इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस योजना का क्या महत्व है? माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट करें। धन्यवाद। रेल मंत्रालय द्वारा राज्य के वन विभाग को भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित किए बिना रेलियों के दोनों ओर और स्टेशन यार्डों की रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण के लिए परियोजना बनाई गई है। इस समझौते में रेल मंत्रालय एवं राज्य वन विभाग के बीच इस संबंध में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन परामर्श के साथ हमने यह अंतिम रूप दे दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग और रेल मंत्रालय के साथ 9 राज्यों ने पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। कोई पूरा प्रश्न? सुश्री यशवी चौधरी। परिवहन क्षेत्र सड़क परिवहन से काफी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। चाहती हूँ कि सड़क पर परिवहन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रणाली का कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, उसे स्पष्ट करें। वर्तमान सड़क परियोजना से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो रेल परिवहन की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने क्रमबद्ध तरीकों से निपटने की योजना बनाई है। पहला, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए सुरक्षिता, दक्षता और लागत में कमी के लिए हाई स्पीड रेल, स्टेशन पुनर्विकास, ट्रैक दोहरीकरण और जीपीएस ट्रैकिंग सहित रेलवे को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनेक योजना बनाई गई है। दूसरा, थोक माल ढुलाई बढ़ाने के लिए रेलवे के द्वारा बल्क कार्गो क्षेत्रों के लिए पहल की गई है, जिनमें बल्क रेल मूवमेंट नियमों में ढील देना, मिनी की अनुमति देना और निजी माल ढुलाई टर्मिनल शुरू करना शामिल है। गति शक्ति टर्मिनल नीति इन टर्मिनलों में संचालन को सरल बनाने तथा निजी साइडिंग को जीटीएस में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय सरकार ने 2 प्रमुख नीतियां बनाई है। पहली नीति है पीएम गति शक्ति नीति, जिसका उद्देश्य एक निर्बाध मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क को बनाना है, और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पोर्टल बनाने को है और विभिन्न मंत्रालयों में प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करके पर ध्यान केंद्रित करना है। महोदया जी, दूसरी नीति यह है कि रेलवे बुनियादी ढांचे में निवेश। सरकार ने बंदरगाह आधारित विकास और सड़क विकास के लिए क्रमशः सागरमाला और भारतमाला जैसी योजनाएं भी शुरू की है, जिन्हें भारतीय रेलवे के साथ एकीकृत किया गया है। सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी योजनाएं भी शुरू की है, जिसका लाभ माल परिवहन को बढ़ाने के लिए उठाया जाना चाहिए। धन्यवाद महोदया। पत्र ने गंभीर रूप में विशेष अधिकारों
समाचार पत्र में भ्रष्टाचारों का आरोप लगाया है तथा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे इस मामले को उठाने दीजिए। श्रीमान, क्या उपयुक्त नोटिस दे सकते हैं? मैं उस पर विचार करूंगी। आप अचानक इस प्रकार प्रश्न नहीं उठा सकते। मैं इस पर विचार करूंगी और अपना निर्णय बता दूंगी। आप सभा पटल पर पत्र लेके जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री सुश्री तनुश्री चौधरी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 97 की उपधारा 4 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा केंद्रीय संशोधन नियम 2018 जो 16 जुलाई 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7/650 में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखी हूँ। संदेश को पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे युवा संसद के राज्यसभा के महासचिव के प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना मिली है। युवा संसद के राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे नवोदय विद्यालय कर्मचारी पेंशन विधेयक 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा उसकी बैठक 1 अगस्त 2024 को पारित की गई है। सचिव, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयक की हिंदी तथा अंग्रेजी की एक प्रति पटल पर रखेंगे। मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए नवोदय विद्यालय कर्मचारी पेंशन विधेयक 2024 की हिंदी तथा अंग्रेजी की एक सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्य, मुझे घोषणा करनी है। मेरी ओर से तथा सदन के सदस्यों की ओर से महामहिम सुश्री युकू मोरादो जापान की संसद के अध्यक्ष तथा उनके संसदीय प्रतिनिधि मंडल की आदरणीय सदस्य सुश्री रीना फुकोशिरो तथा अखिल सीओजी जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखदता प्रजातंत्र की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से जापान सरकार तथा जापान के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सुश्री पलक चौधरी। माननीय मंत्री महोदय, हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी है। अक्सर देखा गया है वहाँ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी, आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव और आधुनिक शिक्षण साधनों की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इससे वहाँ के बच्चों के शैक्षिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे प्रतिस्पर्धी परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है? यदि हाँ, तो कृपया उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री सुश्री संस्कृति वैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में आता है। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षक तैनात किए जा सके। इसके अलावा स्कूलों के बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा को सुनिश्चित किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए दीक्षा और ई-पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्मों पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सैटेलाइट जैसे चैनलों नहीं करें। मैं समझती हूँ आपका बहुमत है, आपका बहुमत है, आपका बहुमत है। विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनः स्थापित करती हूँ। धन्यवाद। अब सदन में विधेयक पर विचार किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री सुश्री श्रेया चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यूथ इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट बिल 2024 पर विचार किया जाए। मैं कुछ कह सकती हूँ? इस बिल की कुछ जानकारियाँ सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहती हूँ। प्रस्तुत विधेयक में युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में अधिक समावेशी बनाने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए
पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी समान अवसर प्राप्त हो सके और वे मुख्य धारा में शामिल हो सके। 5वां, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। विधेयक के तहत युवाओं के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा, जिससे वे वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त कर सके और उद्योग की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सके। 6वां, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। युवा उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं और अनुदान की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे अपने स्टार्टअप्स को स्थापित और विकसित कर सके और देश में नए रोजगार के अवसर पैदा कर सके। 7वां, डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण। विधेयक के अंतर्गत युवाओं को डिजिटल और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभा सके। 8वां, ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष प्रावधान। विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की स्थापना और कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है। 9वां, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य समर्थन। युवाओं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए काउंसलिंग और समर्थन सेवाओं का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वे अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सके। 10वां, राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना। विधेयक के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं से संबंधित नीतियों की निगरानी करेगा और सरकार को उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में सलाह देगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैंने इस विधेयक के प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं चाहती हूँ कि सदस्य इस पर समर्थन दें और अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा या सदस्यों के जो भी विचार, सुझाव, राय आएगी, उन पर भी मैं अंत में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगी। उनके सुझावों को समाहित रखने का प्रयास करूँगी। मैं चाहती हूँ कि चर्चा प्रारंभ की जाए और इससे सर्वसम्मति से बिल को पास करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यूथ इंफ्लुएंस एंड स्किल डेवलपमेंट बिल 2024 पर विचार किया जाए। सुश्री एशना मधुरिया। महोदय जी, बिल पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ, क्योंकि यह विधेयक युवाओं के करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। यह विधेयक युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे वे नौकरी के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा इस विधेयक में सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने का भी प्रावधान है, जिससे निम्न वर्ग के युवाओं को समान अवसर प्राप्त हो सके। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धन्यवाद। श्री आरवल्ली। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने युवाओं के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तावित की है। वे अत्यंत प्रासंगिक और समय की मांग है। हमारे देश की युवा जनसंख्या विश्व में सबसे बड़ी है और यदि हम उनके कौशल एवं शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे देश के लिए बड़ी हानि होगी। इस विधेयक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें अपने कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर मिले। इस पहल हमारा देश न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी हो सकेगा। धन्यवाद महोदया। सुश्री कृष्णा आहिरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ, क्योंकि यह न केवल अपने देश के युवाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। आज के डिजिटल युग में युवा अपने कौशल और नवाचार के माध्यम से नए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह विधेयक उनके लिए और अधिक अवसर प्रदान करेगा और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में युवाओं को आरक्षण का प्रावधान उन वंचित वर्गों के लिए एक वरदान साबित होगा जो अब तक मुख्य धारा से बाहर थे। यह विधेयक समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद महोदया। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ, क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो यथार्थवादी नहीं है और व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो सकते।
सरकारी योजनाओं में आरक्षण का प्रावधान जबकि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे लागू करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह योग्यता और दक्षता को प्रभावित न करे। इसके अलावा इस विधेयक में कई प्रस्तावित योजनाओं में आवश्यक वित्तीय संसाधनों के बारे में स्पष्टता नहीं है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या यह योजनाएं वास्तविक रूप से सफल हो पाएंगी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कौशल विकास के लिए योजनाएं प्रस्तावित की गई है, उनमें काफी कमियां हैं। पहले से इस दिशा में कई योजनाएं काम कर रही थी, पर उनका परिणाम उतना प्रभावी नहीं रहा है जितना अपेक्षित था। विधेयक में नई योजनाएं लाने के बजाय उन्हें मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और इनके सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा युवाओं को केवल सुविधा और आरक्षण का लाभ देना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उनके शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार करना होगा, जिससे वे वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकें। धन्यवाद महोदय। पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें सरकारी योजनाओं में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इस प्रकार के प्रावधान से समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और योग्यता का भी ह्रास हो सकता है। इसके अलावा हमें कौशल विकास की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर का सृजित करना चाहिए। यदि रोजगार के पर्याप्त अवसर ही नहीं होंगे तो कौशल विकास का कोई लाभ भी नहीं होगा। इसलिए हमें इस विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय कौशल और विकास उद्यमिता मंत्री सुश्री श्रेया चौधरी। महोदया जी, मैं इस सदन का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने विधेयक पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जहाँ तक सदस्यों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में कहना चाहूँगी कि सदस्यों के द्वारा जो आरक्षण की नीति का विरोध किया गया है वह आरोप निराधार है, क्योंकि सरकारी योजनाओं में आरक्षण का प्रावधान हमेशा रखना अनिवार्य है, जो कि संविधान के भावनाओं के अनुरूप भी है। साथ ही जहाँ तक वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, मैं उनको आश्वासन देना चाहूँगी कि इस बारे में कोई भी प्रकार की धन की कमी नहीं आएगी और यह विधेयक युवाओं में उनके अंदर कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हमारे युवा न केवल सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियों पर निर्भर रहकर बल्कि वे खुद लोगों को रोजगार देने वाले बनेंगे, जिससे हमारे देश की प्रमुख समस्या बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। मैंने सदस्यों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं और उनके द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत कर दिया है। अब सदन से आग्रह करूंगी कि इस विधेयक को पास किया यूथ इंटरेस्ट एंड स्किल डेवलपमेंट बिल 2024 पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाथ करें। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं करें। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि प्रावधान 2 से 10 विधेयक के अंग बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ करें। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं करें। मेरा विचार है हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक के अंग बन गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का शीर्षक विधेयक के अंग बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ करें। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं करें। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। महोदया, मैं चाहती हूँ कि विधेयक पारित हो। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ करें। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं करें। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।